हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में जो आने वाला यूपी पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट वाला एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यूपी से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, आपके यूपी स्पेशल वाले टॉपिक्स हो गए, उनका इसमें डिस्कशन होगा। फिर वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका हिस्ट्री हो, और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी यूपी स्पेशल वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। इसमें हम उन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और भी जानकारियां हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में जानने के लिए ज़रूरी हैं और जो अक्सर पूछी जाती हैं और किस तरीके से पूछी जाती हैं, हम उसका इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इस वाले सीरीज़ में हम लोग, इस वाले लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की। मेरा नाम है मृणाल कुमार। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम लोग अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि लेट मेडिवल पीरियड है। 1707 के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है पूरे मुगल साम्राज्य का, कैसे छोटे छोटे राज्य उभर आते हैं, उनमें से कैसे अवध जो प्रोविंस है वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह राइज करता है। तो हम वहाँ से इसको देखेंगे अर्ली मॉडर्न पीरियड से। तो बात करते हैं सबसे पहले अवध की, जो उत्तर प्रदेश है। पहले मुगल के टाइम्स में ये अवध कहलाया जाता था। मुगल्स का एक स्टेट हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करता था अवध। तो बुरहान उल मुल्क सादत खान फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन अवध, दो हिज रूल थ्रू हिज रूल वाज 1723 फ्रॉम 1729। तो किसने फाउंड किया अवध? कौन यहाँ का गवर्नर था? बुरहान उल मुल्क। और इनको हम सादत खान के नाम से भी जानते हैं। कौन से ईयर में? 1723 से 1739 तक यहाँ पे राज किया, अवध को एस्टैब्लिश किया। People of Awadh and Allahabad got a long period of peace. The peace and tranquility gave rise to growth of Lucknow culture around the Awadh court. तो एक बार किंगडम स्टैब्लिश हो गया तो काफ़ी प्रॉस्परस रीजन है, एक रिवर के अलोंग लोकेटेड है, काफ़ी सारा ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ का जो स्पेशल कल्चर है वो इस पीरियड के बाद से बनने लगता है। लखनऊ began to rival Delhi in its patronage of arts and literature and was an important center of हैंडीक्राफ्ट। तो मुगल पीरियड में, लेट मुगल पीरियड में जो अवध प्रोविंस थी वो दिल्ली के कंपैरिजन में उसको कहा जा सकता है, और यहाँ पे आर्ट, लिटरेचर और हैंडीक्राफ्ट्स का काफ़ी प्रचलन था, जिसके बारे में हम और आगे देख लेंगे। हिज सन शुजा उद दौला further advanced the prosperity of Awadh. He is famous for history or for fighting against the British in Battle of Buxar. तो उसका सन था सादत खान के बाद आता है सूजा उद दौला, जिसने और अवध के कल्चर को आगे बढ़ाया। तो जब अवध के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत फेमस बैटल आता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके मुगल्स और आपका अवध और बंगाल के बीच में होता है। तो एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक साइड में आपका जो मुगल एम्परर होता है वो होता है, आपका अवध का जो गवर्नर होता है वो होता है, और बंगाल का गवर्नर वो होता है। तो मीर कासिम जो था ये गवर्नर ऑफ बंगाल था। मीर कासिम मीर कासिम बिलाइड द इंग्लिश होप्स एंड सून emerged एज अ थ्रेट टू देयर पोजीशन। तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने सबसे पहले अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है, अपना एक्सपेंशन है वो बंगाल से करना शुरू किया था। सबसे पहले वहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसके बाद मीर कासिम को उन्होंने ब्रिटिश ने थ्रोन पे बिठाया था ताकि मीर कासिम से पूरे बंगाल को कंट्रोल कर सकें। लेकिन मीर कासिम जो है उनकी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं चल रहा था, वो अपने हिसाब से चल रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश को लगा कि ये थ्रेट है। मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स इन 1763 एंड फ्लेड टू अवध, वेयर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विथ सूजा उद दौला द नवाब ऑफ अवध।
एंड शाह आलम, द फ्यूजिटिव रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। द थ्री एलाइज। तो फिर मीर कासिम जो था, जब उसकी अच्छे से बन नहीं रही थी ब्रिटिश के साथ, तब उसने काफ़ी कुछ बैटल्स लड़े 1763 में, जो वो हार गया। हारने के बाद वो और एलाइज ढूंढने गया और लोगों से और लोगों को अपनी तरफ करने की उसने सोचा। तो इसके लिए सबसे पहले वो मुगल एम्पायर का जो राजा था आपका शाह आलम, याद रखिएगा, शाह आलम था, उसके साथ एक अलायंस बनाया। और जो अवध का जो नवाब था सूजा उद्दौला, उसके साथ एक अलायंस बनाया। तो ये तीनों एक अलायंस में आ गए। द थ्री क्रैश्ड एट द इंग्लिश आर्मी अंडर द बाय मेजर मुनरो एट बक्सर। कौन ब्रिटिश ऑफिसर था, याद रखिएगा, मेजर मुनरो। कब? 22 अक्टूबर 1764। और ये तीनों जो हैं ब्रिटिश आर्मी से हार गए। Company became the real master of Bengal from at least from 1765. ये its army was the sole control of its defense and the supreme political power was in its hands. तो एक बार मुगल एम्पायर को हरा दिया, उसके बाद अवध के रूलर को भी हरा दिया, और मीर कासिम जो वहाँ का नवाब था, बंगाल का गवर्नर था, उसका भी हरा दिया। तो ओवरऑल काफ़ी सारा डोमिनेंस हो गया ब्रिटिश का। और 1765 में वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट वाला रूल शुरू होता है, जो हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। नवाब डिपेंडेड फॉर हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑन द ब्रिटिश, एज द दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड इट्स रेवेन्यू बाय through the right to nominate the deputy सूबेदार, it controlled the निजामत और the police and judicial function। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। कैसे? जो दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स थे, दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब फाइनेंसेस की पावर। और निजामत राइट्स, निजामत राइट्स मतलब पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो ये दोनों ही हो गए आपके नवाब के, आपके ब्रिटिश के अंडर आ गए। और क्या होता था, जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन तीन राज्यों का जो रेवेन्यू आता था, जितना भी लोग अपने तरफ से टैक्सेस देते थे, वो सीधा ब्रिटिश की पॉकेट्स में आता था, ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का हो गया था। और जो निजामत राइट्स थे वो इनडायरेक्टली नवाब को दे दिए गए थे। नवाब को कैसे दिए गए थे कि जो पुलिस एंड जुडिशरी का जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल था वो नॉमिनेटेड था। वो नॉमिनेटेड था, और नॉमिनेट कौन करता था? ब्रिटिश करते थे। ब्रिटिश में भी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। और इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसमें? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो अभी आगे देखेंगे। तो ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये सब किसमें? अभी जो मैंने सब कुछ आपको बताया, ये आता है आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज कंक्लूडेड बाय क्लाइव। याद रखिएगा, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, विद सूजा उद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू, अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिश गॉट द राइट टू फ्री ट्रेड इन अवध। तो अवध से रिलेटेड यहां पे क्या हुआ कि उन्होंने अवध को कैप्चर नहीं किया डायरेक्टली, उन्होंने अवध के नवाब से बोला कि हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं बिना किसी टैक्स दिए, फ्री ट्रेड करना चाहते हैं आपके राज्य में। एंड दे वर अलाउड टू कीप अ ब्रिटिश आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द नवाब। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपके रीजन में बिना टैक्स दिए ट्रेड करेंगे और अपनी एक सेना की टुकड़ी आपके राज्य में पूरे समय पे रहेगी, और उसकी जो भरपाई है, उसकी जो पूर्ति है, ये नवाब खुद करेगा। नवाब ही अपनी पॉकेट से, अपने अपने खुद के ट्रेजर से ब्रिटिश आर्मी का सारा सैलरीज देंगे। तो एक टाइप से ब्रिटिशर्स ने जो नवाब और अवध का जो कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली उन्होंने अपने हाथ में कर लिया था। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई अवध की और आपके सूजा उद्दौला की। यहाँ पे आता है शाह आलम टू गॉट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद एंड वाज आल्सो गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹26 लाख। तो यहाँ पे जो मुगल एम्परर है उसको एक पेंशनर बना दिया, उसको भी अपने अंडर में ले आया और उसको भी ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का डिपेंडेंट बना दिया। इन रिटर्न फॉर हिज फेवर शाह आलम गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो दीवानी राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया को मिले किससे? शाह आलम से। और जो निजामत राइट्स हैं, जो लोकल पुलिस और जुडिशरी के फंक्शंस हैं, वो उसको मिले थे लोकल नवाब ऑफ बंगाल से। Company acquired both the Diwani as well as निजामत rights over बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब अवध में कितने कितने नवाब आ चुके हैं, क्या सीरीज है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, पीसीएस के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, तो कौन सा नवाब कब आता है, कौन सा रूलर उत्तर प्रदेश में कब आता है, ये हम जरा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सादत खान आता है। ये 1719 से 1737 तक रहता है। इसके ये टाइटल्स हैं: वकील आए मुतलक, बुरहान उल मुल्क, इतिमाद उद दौला, नवाब सादत खान बहादुर और शौकत जंग। ये 1739 में इसकी डेथ हो जाती है। बेटर नोन एज सादत खान और बुरहान उल मुल्क वाज द फाउंडर ऑफ अवध डायनेस्टी। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ही एंटर्ड द मुगल कोर्ट एज अ कैंप सुपरिटेंडेंट बट वेंट ऑन टू ऑब्टेन अ मनसब। किसके अंडर में? अंडर फारूक सियार। तो इसका पॉलिटिकल जर्नी जो शुरू होती है इस नवाब की, वो शुरू होती है मुगल कोर्ट से। कौन से मुगल रूलर के अंडर? फारूक सियार। ये याद रखिएगा, कंटेम्प्रेरीज अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। फारूक सियार वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ सादत खान, और आपको नीचे बताना होता है कि ये सही है कि नहीं। He earned the title of Sadat Khan Bahadur in 1720, awarded the governorship of Awadh as a reward. तो 1722 में इसको पहले गवर्नर बनाया जाता है। Settled the distributed fortune of a territory by military force and established his court at फैजाबाद। तो अवध जो पूरा स्टेट था, पूरा जो प्रोविंस था, सादत खान ने जो है फैजाबाद को अपना कैपिटल बनाया, वहां पे जाके अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। तो जो पहला कैपिटल है अवध का वो कहाँ है? फैजाबाद। और ही वॉज समन्ड बाय टू दिल्ली बाय नादिर शाह एंड डाइड देयर इन 1739। तो नादिर शाह जो है अफगान था और अफगान इन्वेडर था, और इन्होंने फिर वापस आके काफी ज्यादा दिल्ली में डिस्ट्रक्शन किया था अराउंड इन 1739। उसके बाद इनके बाद आता है सफदर जंग फ्रॉम 1737 टू 1753। ये सेकंड नवाब होते हैं ऑफ द अवध डायनेस्टी, और इनका कंटेम्प्रेरी, मुगल कंटेम्प्रेरी कौन होता है? मोहम्मद शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ सफदर जंग। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह मुगल एम्परर कंटेम्प्रेरी, और इन्होंने ही दिया था टाइटल सफदर जंग। एबल एडमिनिस्ट्रेटर, not only effective in keeping court of Awadh but also managed to render valuable assistance to the weakened Muhammad Shah, soon given governorship of Kashmir as well and became central figure at the Delhi court. When Ahmad Shah Bahadur ascended the throne at Delhi, इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद कौन मुगल एम्परर आता है? अहमद शाह बहादुर। सफदर जंग became his वजीर और मामलिक हिंदुस्तान और चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अवध की गवर्नरशिप के बाद इसे मुगल कोर्ट का, आपको पता होना चाहिए कि वजीर भी बनाया था। जो वजीर है वो एक टाइप से चीफ मिनिस्टर हुआ करता था मुगल कोर्ट में, एक टाइप से रियल एग्जीक्यूटिव हेड की आप तरह आप समझ लीजिए। ही डाइड while ट्रैवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू सुल्तानपुर इन 1754। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे सूजा उद्दौला।
इनका टाइटल है वजीर और मामले का हिंदुस्तान, सूजा उद्दौला, नवाब मिर्जा जलालुद्दीन हैदर खान बहादुर, नवाब वजीर ऑफ औध. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड द बैटल ऑफ बक्सर. जैसा कि अभी हमने देखा 1764 में अलायंस थी. अलायंस थी किसके किसके बीच में? सूजा उद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम टू. उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है असफुद्दौला फ्रॉम 1775 टू 1797. ये भी नवाब वजीर ऑफ ऊद फ्रॉम इत्ता एंड द सन ऑफ सूजा उद्दौला. In 1755, he moved the capital of Awadh from Faizabad to Lucknow and built various monuments in and around Lucknow like Daulat Khana, Rumi Darwaza, Bada Imam Bada. तो जो लखनऊ एज अ कैपिटल पूरा अवध रीजन का बनता है, उसे कौन बनाता है? असफुद्दौला. कौन से ईयर में? 1755 में. और वहां पे आके जितने भी आप आज के टाइम में पुराने लखनऊ में आप देखते हैं कि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, आपका रूमी दरवाजा हो गया, दौलत खाना हो गया, ये उस पीरियड में इस रूलर ने बनवाए हैं. उसके बाद फिफ्थ पे आता है वजीर अली खान. तो असफुद्दौला की डेथ के बाद ये कुछ समय के लिए आते हैं. उसके बाद छठवें नंबर पे सादत अली खान. याद रखिएगा, सबसे पहले सादत खान होता है, ये सादत अली खान है. Yameen-ud-Dawla, Nawab Sadat Ali Khan was allegedly the son of Asaf-ud-Dawla. He gave half of the British to half of the Awadh to British. तो ये एक टाइप से एक पपेट रूलर था जो कि ब्रिटिशर्स ने खुद किसी तरीके से उन्होंने अवध की थ्रोन पे रखा था. और इनकी कंडीशंस होती थी कि अगर ब्रिटिशर्स जो चाहेंगे ये रूलर्स थ्रोन के बदले में, गद्दी के बदले में उनको देंगे. तो इन ये थ्रोन मिल गई इसे, लेकिन इसे आधा का आधा पूरा जो अवध प्रोविंस है वो ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर करना पड़ा 1801 में. ही हैड अ पैलेस कॉल्ड दिलकुशा कोठी डिजाइन एंड बिल्ड बाय सर जॉर्ज औसली इन 1805. तो ये वाला मॉन्यूमेंट इस वाले रूलर से एसोसिएटेड है. कौन से ईयर में? 1805. और किसने बनाया था? सर गोर औसली. The British Governor General asked him to declare an independent king in 1819. During his reign, poets were encouraged very much. तो इसके टाइम पे लिटरेचर का काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ करता था. सेवेंथ है आपका नासिरुद्दीन हैदर. एट्थ है मोहम्मद अली शाह. कब से? 1837 से 1842. और इसी के अंडर जो आपका फर्स्ट बैटल होता है बिटवीन अवध एंड ब्रिटिश फोर्सेस, ये होता है. जैसे समय से आगे बढ़ता है वैसे कहीं ना कहीं अवध और ब्रिटिश की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस आते हैं और ऐसे बीच बीच में बैटल्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड डिफेंस पावर वर रिड्यूस्ड वेरी मच. अब क्योंकि अवध जो है बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद काफी ज्यादा सबॉर्डिनेट हो गया था ब्रिटिशर्स के अंडर. उन्होंने अवध को एक्चुअली कैप्चर नहीं किया था, बल्कि एक टाइप से डिपेंडेंट या फिर कंट्रोल में डिपेंडेंट बना दिया था और अपने कंट्रोल में ले आए थे. और अवध को ऐसा करने का एक और रीजन था कि अवध एज अ बफर स्टेट बना रहे. बफर स्टेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे ब्रिटिशर्स थे उनके काफी सारे दुश्मन हुआ करते थे. जैसे मराठाओं से उनको काफी दिक्कत होती थी क्योंकि वो बहुत एक वॉरियर रेस थी. उसके बाद अफगानी जो हैं वो आके काफी सारी लूटपाट मचाते थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट हैं. तो जैसे अगर देखा जाए, ये अगर इंडिया का मैप है और ये अगर जैसे मान लीजिए कश्मीर है और ये वाला पूरा एरिया जो है अवध है,
और यहां पे है मान लीजिए बंगाल। यहां पे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठती है। ये है आपका अवध। यहां पे होते थे आपके मराठा, और इस एरिया में आपके होते थे अफगान्स। तो अफगान्स और मराठास जो थे, इनकी बहुत ज्यादा नहीं बनती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स से, तो ये अक्सर बंगाल में आके अटैक करना चाहते थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बाद के बाद इसे बना दिया बफर स्टेट, कैप्चर नहीं किया, ताकि जब भी ये अवध से होके बंगाल में आए तो अवध में जो आर्मी है पहले से, वो इसको इनको पहले इनकाउंटर करे और ब्रिटिशर्स को नहीं लड़ना पड़े, और अवध में आके ये लोग और आगे ना बढ़ पाए। तो इसलिए ये पूरा पर्पस रहा है अवध का। इसीलिए अवध को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं किया गया है कभी, और इसीलिए अवध को काफी डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है। काफी सारे नॉन एसेंशियल मैटर्स में, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मिलिट्री मैटर्स में अवध को फिर भी काफी फ्रीडम दी गई है। इसलिए अवध के पास कभी खुद की आर्मी नहीं रही है, खुद का स्ट्रांग रूलर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूलर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अवध में काफी सारा कल्चरल, आर्किटेक्चरल और काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए काफी सारी पावर्स अवध की काफी कम हो चुकी थी। ड्यूरिंग मोहम्मद अली शाह, न्यू कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, वेल्स एंड पॉन्ड्स वर डग, मुसाफिर खाना वर कंस्ट्रक्टेड। तो मतलब मोहम्मद अली शाह के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफी होता है। इमामबाड़ा हुसैनाबाद, पौंड हुसैनाबाद एंड जामा मस्जिद एंड अदर बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, एंड ही डाइड ऑन मे 1842। उसके बाद आता है आपका नाइन्थ रूलर Amjad Ali Shah. After the death of Muhammad Ali Shah, his son was put on the throne. By this time, British government had become so powerful in Awadh that it was searching a way to grab it. तो यहाँ तक आते आते इतनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं ब्रिटिश और इनके बीच में, अवध के बीच में, कि अवध की पावर और ही कम होने लगती है। ही कंस्ट्रक्टेड आयरन ब्रिज ऑन द गोमती रिवर। किसने? अमजद अली शाह ने। मेटल रोड फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर for the benefit of the people. He died at the age of 48 years. उसके बाद आते हैं वाजिद अली शाह, लास्ट रूलर। वाजिद अली शाह जो है 10th रूलर होता है, और लास्ट रूलर होता है फ्रॉम 1847 टू 1856। was the 10th and the last Nawab of the princely kingdom in the present day Uttar Pradesh. Ascended the throne कब? In 1847 and ruled for कब तक? 9 years तक. His kingdom, long protected by the British under the treaty, eventually annexed. फाइनली वाजिद अली शाह के टाइम पे अवध को फाइनली ब्रिटिश जो है अपने कैप्चर में कर लेता है। हिज किंगडम लॉन्ग प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश, ये इन फरवरी है। नवाब वॉज एक्साइल्ड टू द गार्डन रीच इन मेटिया बोर्स, देन अ सबर्ब ऑफ कोलकाता, वेर ही लिव्ड द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ जनरस पेंशन। तो वैसे हम आगे वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये होता है, किस बेसिस पे ये होता है। लेकिन जब कॉन्कर कर लिया अवध को, एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया अवध पे, तो जो वाजिद अली शाह जो वहां का राजा था, उसे एक पेंशनर बना दिया और कोलकाता में गार्डन रीच एक जगह है, वहां पे एक टाइप से भेज दिया हमेशा के लिए। तो वाजिद अली शाह के बारे में, ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट, डांसर एंड अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट। तो वाजिद अली शाह के टाइम पे आर्ट को काफी ज्यादा प्रमोशन मिला है। ही इज वाइडली क्रेडिटेड विद द रिवाइवल ऑफ कथक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाजिद अली शाह के टाइम पे ही कथक का काफी सारा प्रमोशन होता है एज अ मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस। जितने भी इंडिया के क्लासिकल डांस है उसमें कथक भी एक है, और वो अवध में ओरिजिनेट होता है। British has annexed much of the kingdom under the Treaty of 1801 and had impoverished Awadh by imposing huge expensive British run army and repeated demand of loans. तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो हैं अवध को उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, वो एक टाइप से लेने लगा, एक टाइप से खुद ही एक्वायर करने लगा। कैसे? अपनी आर्मी वहां रख के, जो आर्मी की पूर्ति होती थी वो अवध के लोगों के रेवेन्यू से ही होती थी। अवध जितना भी लोन लेता था ब्रिटिश से लेता था और वापस उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता था।
तो ये तरीके से अवध को वीक किया गया था। द इंडिपेंडेंस ऑफ अवध इन द नेम वॉज टॉलरेटेड बाय द ब्रिटिश ओनली बिकॉज दे नीडेड इट एज अ बफर स्टेट बिटवीन देयर प्रेजेंस इन ईस्ट एंड साउथ। तो यही आखिरी पॉइंट जो मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, अवध को इंडिपेंडेंट एक टाइप से कहने के लिए इंडिपेंडेंट इसीलिए रखा गया था ताकि वो एक बफर स्टेट की तरह काम करे, एक मिडिल मैन की तरह काम करे, ताकि बाहर से जो भी अटैक आते हैं वो पहले अवध झेल लेगा, अवध फेस करेगा वो सारे, और उसके बाद फिर जाके ब्रिटिशर्स उसे फेस करेंगे। तो ये पूरा रोल रहा है अवध का। ये वहां पे किंग्स रहे हैं। तो आपका 1857 से पहले की अवध की ये पूरी बेसिक हिस्ट्री है जो आपको एग्जाम के लिए जानना ज़रूरी है। तो आई होप ये वाली जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था, आगे के भी पार्ट्स फर्दर वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।